क्या ब्रिक्स नेशंस लीड करने वाले हैं COP30 के अंदर? पूरा का पूरा सिनारियो जानेंगे कि बाकी नेशंस कहाँ गायब हो गए एकदम से। देन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का क्वार्टरली एनालिसिस क्या कहता है, उसके ऊपर थोड़ी सी नजर डालेंगे। और गवर्नमेंट की क्या ईवी इंपोर्ट पॉलिसी एंड उससे रिलेटेड स्कीम फेल होती हुई नजर आ रही है, उसके ऊपर थोड़ा नजर डालेंगे। देन कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्विसेज को थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए थोड़ा सा लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आई हैं, उसको डिस्कस करेंगे। देन CPCB ने डेटा को अपलोड ही नहीं किया, अपडेट ही नहीं किया अपने इंडेक्स के ऊपर। AQI लोगों को अभी तक पता नहीं है क्या है रीजन, वो डिस्कस करेंगे। एंड ई-कॉम साइट्स को अब स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द गुड्स विच दे आर सेलिंग। एंड इंडिया क्यों एयरलिफ्ट कर रहा है 197 इंडियन सिटीजन्स को फ्रॉम म्यांमार। एंड इंडिया और वियतनाम की जो डिफेंस टाइज है वो क्या कहती हैं, क्या अपडेशन उसके ऊपर आने वाले टाइम में हो सकती हैं। देन गुजरात के डिजिटल सेंसस के लिए पोर्टल अपलोड हुआ है, पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और फाइनली कल की जो लेटेस्ट न्यूज़ थी दैट इज कि दिल्ली के इंडिया गेट के या रेड फोर्ट के स्पेसिफिकली एरिया की जब हम बात कर रहे हैं, उसके गेट नंबर 1 के सामने जो एक्सप्लोजन हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ है सर रेड फोर्ट पे या ओल्ड दिल्ली के अंदर, दिल्ली 6 के अंदर जो एक्सप्लोजन यहाँ पर हुआ है। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 11 नवंबर 2025 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपकी न्यूज़ क्या कहती है कि विद द वेस्ट ड्रैगिंग इट्स फीट ब्रिक्स में सीज क्लाइमेट लीडरशिप एट COP30। सो इसका कहने का मतलब यही है कि COP30 जो कि ब्राज़ील के अंदर अब कंडक्ट कराया जाना है, ब्राज़ील में होने वाला है, अभी जस्ट नेक्स्ट वीक के अंदर ये शुरू भी हो जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन अब क्या ऐसे नज़र आ रहा है, पहली चीज़ यहाँ पर सिनारियो है कि USA का स्टांस। तो जब से ट्रंप ने अपनी सेकेंड टर्म शुरू की है, उन्होंने स्पेसिफिकली पेरिस एग्रीमेंट से तो क्या कर लिया है, पल्ला झाड़ लिया था, है ना। तो उन्होंने बोला कि हम तो नहीं करने वाले इसके ऊपर पार्टिसिपेट, पेरिस एग्रीमेंट के जो अब आइडियल्स हैं, जो कि प्रोमिसेस है, वो हम पूरे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, विड्रॉ कर लिया पेरिस एग्रीमेंट से USA ने। धीरे धीरे इसी लाइंस को फॉलो करते हुए अगर आप देखोगे कि जो वेस्ट के बाकी नेशंस हैं, जिसमें आप स्पेसिफिकली यूरोपियन यूनियन की बात कर सकते हो, वो सिर्फ कहने की बातें कर रहे हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन उनकी तरफ से भी ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर अगर आप देखोगे कि चीज़ें जो हैं वो ऐसे नज़र आती हैं कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन और जो USA है वो कहने की बातों में, US तो जो अपना क्लियर स्टैंड यहाँ पर रख भी रहा है कि हम इसकी अकॉर्डिंगली नहीं चलने वाले। अब यूरोपियन यूनियन तो बस दिखाने के लिए ऐसे कि हाँ हम ये चीज़ों को प्लेज कर रहे हैं, बट इस चीज़ को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो एक तरह से वेस्ट इज ड्रैगिंग इट्स फीट। तो यहाँ पर अब ब्रिक्स को इस बार चेयर करने के लिए ब्राज़ील से ही खुद से चेयरमैनशिप की जब बात कर रहे हैं वो हो रही है। तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि ब्राज़ील लीड करेगा एंड चाहे USA से कोई डेलीगेशन नहीं आ रही है, वी डू नॉट केयर अबाउट इट। ठीक है, एंड वेस्ट से भी कोई आता है नहीं आता है, वी डू नॉट केयर अबाउट इट। कि अब ग्लोबल साउथ में स्पेसिफिकली जो ब्रिक्स नेशंस हैं, दे देमसेल्व्स विल टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंटल गोल्स जो हमने प्रॉमिस किए हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कि वो नेशंस, वो वेस्टर्न नेशंस, दोज हु आर हैवीली रिस्पॉन्सिबल, कि वो उन्हीं की वजह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। हम तो अभी डेवलपिंग नेशंस हैं, 200-300 साल की खुद की तुमने वो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से मेजरली क्लाइमेट चेंज को एक हवा भी बना सकते हो, या आप कह सकते हो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है यू आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो आपका फैलाया हुआ रायता हम इकट्ठा करने को तैयार है। सीधी सी बात कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि USA से ट्रंप आते हैं नहीं आते, वील प्रोसीड विदाउट हिम। कि ब्रिक्स इज द फ्यूचर, ब्रिक्स इज द केयर टेकर ऑफ द एनवायरमेंटल गोल्स। अब उन्होंने ये भी बोला कि इवन के चाइना एंड इंडिया से डेलीगेशंस आ रही हैं, ऑल्दो द शी जिनपिंग और मोदी जी नहीं जाने वाले हैं ब्रिक्स के समिट में, ये ब्रिक्स कह रही कॉप के समिट में, बट ऑल टुगेदर उन्होंने ये बोली कि हाई लेवल डेलीगेशन जो है वहाँ से भेजी जाएगी, विच ऑल्सो शोज कि कितनी ज़्यादा सीरियसनेस है व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट गोल्स। ठीक है, तो सिंपल से उन्होंने यही बात बोली कि ग्लोबल साउथ इज द फ्यूचर, वेस्ट नेशंस जो हैं वो सिर्फ कहने की बात है। ठीक है, बट उसके अलावा अगर आप देखो कि ट्रंप ने उनको मॉक भी किया था इस चीज़ को लेकर के इट इज़ जस्ट अ होक्स, कि आप ये सारी बातें कर रहे हो, बट इसका कोई मतलब नहीं है ना। उसके अलावा एक इनिशिएटिव और लॉन्च किया है, ब्राज़ील के द्वारा लॉन्च किया गया है, दैट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड। ठीक है, तो ये अब क्लाइमेट चेंज से स्पेसिफिकली अमेजॉन रेन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट के लिए किया गया है, जो कि एक आप कह सकते हो कि $10 बिलियन का एक गोल है। ठीक है, तो ये ऐसे फंड को बनाया जाना है जो कि ट्रीज़ की, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिकली बनाया जाएगा। 10 बिलियन का ये फंड है। तो इस फंडिंग के अंदर ब्राज़ील ने ऑलरेडी $5 बिलियन जो हैं वो कर लिए हैं कलेक्ट। ठीक है, मेजरली उसके अंदर अगर आप देखोगे कि वेस्टर्न नेशंस ने प्रॉमिस किया था, फ्रांस जर्मनी जैसे नेशन ने बोला था कि हम आपको यहाँ पर बीच में कंट्रीब्यूशन देंगे, बट वो दे नहीं पाए।
ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो उन्होंने वो चीज़ को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया। तो उसके अलावा आप कह सकते हो कि यही सारे बेसिस हैं पॉइंट्स पे कि एक तो वेस्टर्न नेशंस में यूएसए का साइड पे हो जाना कि हम नहीं फॉलो कर रहे, देन जो वेस्टर्न नेशंस में अगर आप बात करो यूरोपियन यूनियन की कहने की बात है, फंडिंग कहने प्रॉमिस कर दिया कि इतने पैसा हम देंगे, बट वो दिया भी नहीं है ना फंड के लिए। एंड उसके अलावा भी आप बोल रहे हो कि हम अपने अचीवमेंट्स फुलफिल नहीं कर पा रहे। फिर आपको क्या करना है, आपको मेजरली अगर हम देखें तो नॉर्डिक कंट्रीज की बात की जा रही है उन्होंने कि नॉर्वे ने भी हैवीली यहाँ पर पेमेंट जो है इस कॉन्सेप्ट के लिए दी है। ठीक है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए स्पेसिफिकली इस फंड के लिए पैसा नॉर्वे ने दिया है। तो नॉर्डिक कंट्रीज जो है वो अपना काम कर रही हैं। ठीक है, वेरएज जब हम वेस्टर्न नेशंस की ऑल टुगेदर बात करें, यूरोपियन यूनियन हो गया या इवन के यूएसए हो गया, दे आर द मेजर पीपल, मेजर लोग या मेजर गवर्नमेंट जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ इनिशियली एंड उसके बाद अब वो खुद से ही बैकआउट कर रहे हैं। तो मेजर आपकी न्यूज यही चीज कहती है। देन क्वेश्चन देखते हैं ब्रिक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग, द ब्रिक्स इज करंटली कंपोज्ड ऑफ 11 कंट्रीज विद ईरान बीइंग द लेटेस्ट मेंबर। सेकेंड है द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन ऑफ 2023। चलो इतना एग्जैक्ट मैं आपको बता देती हूँ, ऑफ 2023, क्योंकि जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन एनवायरमेंट से रिलेटेड भी है 2002 की, उसके ऊपर फोकस नहीं करते, 2023 कर देते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि पहली स्टेटमेंट जो है ब्रिक्स जो है करंटली इज कंपोजिंग ऑफ 11 मेंबर्स, दैट इज करेक्ट। ठीक है, ईरान जो है वो अब लेटेस्ट मेंबर नहीं है। ठीक है, इट इज इंडोनेशिया। अब बाकी बच्चों ने ना यहाँ पर आइडिया लगाया होगा, कुछ तो ऐसे होता है ना कि हाँ पहले वर्ड पढ़ लेते हैं कि कौन सी कंट्री लेटेस्ट है, आई से आई याद कर लेंगे तो इंडोनेशिया है वो। ईरान 2024 के लास्ट पार्ट में, लेटर हाफ में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका था। वेरएज अगर हम बात करें ब्रिक्स में ज्वाइन करने की इंडोनेशिया की, तो जनवरी 2025 में उन्होंने ज्वाइन किया है। जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन ऑफ 2023 ने स्पेसिफिकली बात की थी पार्टनरशिप फॉर द म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। तो ये मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करते हुए जो इनिशियल मेंबर्स हैं उनको बढ़ाकर अब आप देखोगे कि टोटल ऑफ 11 मेंबर्स हो गए। ठीक है, तो ब्रिक्स जो है करंटली कंपोज है ऑफ 11 कंट्रीज, 5 ओरिजिनल मेंबर्स ब्राजील, चाइना, इंडिया, रशिया एंड साउथ अफ्रीका, एंड 6 न्यू मेंबर्स जो कि एडमिट किए गए 2024-2025 में। कौन से इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ओरिजिनली ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ही थे। उसके अलावा साउथ अफ्रीका ने इसको 2011 के अंदर ज्वाइन किया था, बट 2024 में अगर आप देखोगे जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन जो अगस्त 2023 की थी, उसके बाद एक्सपेंशन की बात यहाँ पर आ गई। तो सिंपल सा आपका ये आंसर था। देन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट डाउन, अर्बन जॉबलेस अप, जॉबलेसनेस अप, फाइंड्स गवर्नमेंट सर्वे। तो अब ये जो है डेटा कंपैरिजन किस बेसिस पे किया जा रहा है? कुछ तो डेटा है पिछले साल के साथ कंपेयर किया जा रहा है, कुछ पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो अब ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे जुलाई से सितंबर का मॉस्पी ने रिलीज किया है। एंड यही चीज बोलती है एक डाटा कि 15 ईयर्स एंड अबव की जो रूरल एरियाज के अंदर जॉब थी वो अब डिक्लाइन हो गई है। ठीक है, 4.4% के थी ये पहले के पीरियड के टाइम पे, अभी 4.8% फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर आप देखोगे कि अब थोड़ा सा कम हुई है। ठीक है, कि 4.4 अब हो चुकी है, प्रीवियस क्वार्टर के अंदर 4.8 थी, मतलब जो जॉबलेसनेस है वो कम हुई है रूरल एरियाज के अंदर। एंड इन्होंने ये बोला अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हल्का सा इंक्रीज हुआ है, जो कि 6.1% था वो अब 6.2% हो गया है फॉर मेल्स एंड 8.9 से 9% फॉर फीमेल्स हो गया है फॉर द सेम पीरियड, यानी कि लास्ट का जो क्वार्टर था उसके अकॉर्डिंगली। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग पर्सन एज 15 ईयर्स एंड अबव वो थोड़ा सा कम हुआ है, 5.2 था जुलाई सितंबर के 2025 के अंदर, जो कि पहले पिछले क्वार्टर के अंदर 5.4% था। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल एरियाज के अंदर ज़्यादा डोमिनेंस दिखाती हुई नजर आ रही है। विद द अर्बन एरियाज वहाँ पर जॉब्स, रेगुलर वेजेस के हिसाब से सैलरीड एम्प्लॉयमेंट जो है वो चलती जा रही है। बट आप देखोगे कि जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हल्का सा ऊपर हुआ है, वेराज रूरल एरियाज के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो हल्का सा कम हुआ है, बट जो अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंक्लूडेड है वो रेट बढ़ गया है। तो अब 62.8% जो ड्यूरिंग जुलाई एंड सितंबर था वो 60.7% पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो रूरल एरियाज के अंदर देखने को मिलती है अब वो बढ़ गई है, रिकॉर्डेड इन द प्रीवियस क्वार्टर, जो कि अब अप्रैल जून 2025 के आसपास था। तो अर्बन एरियाज के अंदर जो शेयर ऑफ वेज और सैलरीज एम्प्लॉयमेंट रेट उसने हल्का सा इंप्रूवमेंट यहाँ पर दिखाया है, 49.8% जुलाई सितंबर में फ्रॉम 49.4% जो कि अब अप्रैल जून 2025 का डेटा था। तो ऑन एन एवरेज जो 56.2 करोड़ लोग हैं देवर एजिंग बिटवीन 15 ईयर्स एंड अबव, वो एम्प्लॉय हुए कंट्री के अंदर ड्यूरिंग द क्वार्टरली फेज ऑफ जुलाई टू सितंबर। नई जॉब क्रिएशन की यहाँ पर बात हो रही है।
विद ऑफ विच जिसमें से 39.6 करोड़ जो है वो मेल्स थे एंड 16.6 करोड़ जो थी वो फीमेल्स थी। ये आपके पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है उन्होंने बोला। तो जो रूरल वर्क फोर्स है वो कॉन्सेंट्रेटेड है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंड अर्बन वर्क फोर्स जो है प्राइमरली इंप्लॉयड है इन द टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर की यहाँ पे बात की जा रही है। तो मेजॉरिटी जो रूरल वर्कर्स हैं वो एंगेज हुए इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें 57.7% ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो अब अप फ्रॉम 53.5% जो कि पिछले अब क्वार्टर में थे। तो थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट रेट इसमें ज़्यादा हुई है। इसके पीछे का उन्होंने रीज़न यही दिया कि सिंस अभी हार्वेस्ट का टाइम भी था तो जो अब सीजनल लेवल पे या सीजनल वे में एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं उनका भी डेटा में भी इसके अंदर इंक्लूड अगर आप करो तो ये हल्का सा जो आपको नंबर में राइज नजर आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ सीजनल टेंडर्स बेस्ड ऑन विच या सीजनल कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन विच कि जो लोग हैं वो खेती बाड़ी के अंदर थोड़ा सा चले जाते हैं कि हार्वेस्ट हो गई है, फसल हो गई है, थोड़ा बहुत पैसा वो भी कमा लेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर जो है डोमिनेंट रहा अर्बन एरियाज के अंदर। 62% ऑफ द वर्कर्स जो है जुलाई सितंबर के अंदर टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व रहे अर्बन एरियाज के अंदर, जो कि 61.7% थे अप्रैल जून 2025 के जो हमारे पास क्वार्टरली बेसिस के डाटा पे। देन ओवरऑल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अमंग द फीमेल 15 एंड अबव जो है वो इंक्रीज होकर 33.7% इन जुलाई हो गया है फ्रॉम द 33.4% इन द प्रीवियस क्वार्टर। तो ये इंप्रूवमेंट है लार्जली ड्रिवन बाय द इंक्रीज इन द फीमेल पीरियोडिक लेबर फोर्स जो लेबर फोर्स सर्वे है उसके बेसिस पे इन द रूरल एरियाज फ्रॉम 37% इन द क्वार्टर जो कि अब 2025 के अप्रैल और जून के बीच में था एंड 37.5% जुलाई सितंबर के अंदर हो गया है। मतलब कि अब जो फीमेल्स की पार्टिसिपेशन रेट हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है उसमें मेजर जो डोमिनेंस किसकी है, रूरल एरियाज के अंदर जो फीमेल्स रिजाइड करती हैं। ठीक है, उन्हीं की वजह से हुआ है। तो अब क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहली स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली पब्लिश जुलाई टू सितंबर 2025। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मार्जिनली इंक्रीज टू 55.1% ड्यूरिंग जुलाई सितंबर 2025। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि द फीमेल वर्किंग रेशियो जो है रिकॉर्डेड एन इंक्रीज अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ड्यूरिंग जुलाई टू सितंबर कंपेयर टू अप्रैल जून 2025। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है कि ओवरऑल अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें ना वो हल्की सी यहाँ पर राइज होती हुई नजर आ रही है। ये आपकी पहली स्टेटमेंट ही जो पीआईबी पे डेटा पब्लिश हुआ उसमें बताई जा रही है। ठीक है, कि ओवरऑल जो लेबर फोर्स है पार्टिसिपेशन है वो मार्जिनली हल्की सी इंक्रीज हो गई जुलाई सितंबर के अंदर कंपेयर टू 55% जो कि प्रीवियस क्वार्टर में थी। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी विमेन की बात कर रही है कि जो वर्किंग विमेन है वो थोड़ी सी यहाँ पर इंक्रीज जो है अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, चाहे वो रूरल है अर्बन है। रूरल एरियाज के अंदर वो राइज ज्यादा हुआ है बट रूरल अर्बन एंड ओवरऑल कैटेगरीज में अगर हम देखें तो विमेन पार्टिसिपेशन या विमेन वर्किंग जो है वो बढ़ गई है, हल्की सी स्लाइटली इंक्रीज आया है। तो ये आपको डेटा भी यहाँ पर यही चीज बोलता है कि लास्ट रूरल फीमेल की बात की जा रही है, अर्बन फीमेल की बात की जा रही है, ओवरऑल फीमेल की बात की जा रही है। एंड दिस ग्रीन वन इज योर अप्रैल जून का डेटा, पिछले क्वार्टर का डेटा। देन जुलाई से सितंबर जो है अभी रिसेंट जो पब्लिश हुआ है उसके बेसिस पे आप देखोगे कि हल्का सा इंक्रीज अर्बन एरियाज के अंदर भी आया है, हल्का सा इंक्रीज रूरल एरियाज के अंदर भी आया है एंड हल्का सा इंक्रीज ओवरऑल भी देखने को मिल रहा है। तो पार्टिसिपेशन ऑल टुगेदर विमेन की यहाँ पे धीरे धीरे करके इंक्रीज होती हुई नजर हमें आ रही है। ठीक है, तो सेंटर येट अगेन सीक्स ऑटो इंडस्ट्री इनपुट्स ऑन ईवी इंपोर्ट पॉलिसी। तो जो पॉलिसी है इट इज फेलिंग टू अट्रैक्ट बिडर्स बिफोर लास्ट मंथ्स डेडलाइन एक्सपायर्ड। तो बेसिकली अब जो ये न्यूज़ है वो यही बात करती है, आपकी इंपोर्ट के साथ बात कर रही है, ईवीज के इंपोर्ट की बात कर रही है यहाँ पर कि एक जो स्कीम है 2024 के अंदर सरकार ने लॉन्च की थी जहाँ पर इंपोर्ट करने की बात की जा रही थी ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट। तो इंडस्ट्री ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑल टुगेदर क्या है, उसका नाम MEPC, ठीक है, दैट इज द स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया ऑल टुगेदर। तो अब ऐसा होता है कि मैंने आपको ये चीज़ भी समझाई थी कि इंडिया के अंदर जब कोई भी ऐसी कार है वो इंपोर्ट होती है, ठीक है, इंपोर्टेड कार होती है, जब वो इंडिया के अंदर आती है तो उसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो स्पेसिफिकली वो मैंने बात की थी कि कार्स बेस्ड ऑन जो फॉसिल फ्यूल्स अभी रैंडमली चलती हैं जो यूरोप से जनरली अब यहाँ पर इंपोर्ट की जाती हैं। तो अब ईवीज की सिंस प्रमोशन इंडिया के अंदर हो सके या ईवीज जो है वो उसको प्रमोट करने के बाद धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया के अंदर ट्रांसफर हो सके, तभी ये स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसके बेसिस पे उन्होंने बोला था कि कोई भी ऐसा कार मैन्युफैक्चरर है जो कार इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर इंपोर्ट करना चाहता है गाड़ियों को, इसी स्कीम के तहत वो क्या करेगा कि इनिशियली उनको जो है सब्सिडी दी जाएगी सरकार के द्वारा कि आप एटलीस्ट पूरे साल के अंदर 8000 ईवीज को एट रिड्यूस्ड रेट्स, ठीक है, इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो।
तो बट अब शर्त ये रखी गई थी कि विद इन द फर्स्ट 3 years आपका इतना पैसा एज अ रेवेन्यू होना चाहिए, विद इन द नेक्स्ट 2 years, मतलब टोटल 5 years के अंदर आपका रेवेन्यू इतना होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम का पार्ट रहोगे, अदरवाइज नहीं रहोगे। ठीक है, तो बट यहाँ पर आप देखोगे कि एप्लीकेशंस ओपन थी, मेजरली जो एप्लीकेंट्स उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, इसके अंदर अपना इंटरेस्ट ही नजर नहीं दिखाया। ठीक है, तो जिस वजह से पोर्टल जो है वो बंद कर दिया गया, एडमिशन पोर्टल बंद कर दिया गया। एंड उसके बाद सरकार ने बोला है कि इवन इफ द पीपल आर इंटरेस्टेड वी माइट रीओपन दिस पोर्टल। ठीक है, कि हमें बस इतना इनपुट चाहिए कि कहाँ पे जो पॉलिसी है वो लैग कर रही है। तो बेसिकली उन्होंने ये चीज़ दिखाया कि जो आइस व्हीकल्स है उनको इंक्लूड करने की यहाँ पे बात की जा रही है कि आइस व्हीकल्स को इसमें इंक्लूड किया जा सके। प्लस आप जो यहाँ पर डिटर्मिन करने की बात कर रहे हो कि ऑनगोइंग नेगोशिएशंस जो कि इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड की उस टाइम पे चल रही थी, इस वजह से भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड इतना नहीं थे। दे वर एक्सपेक्टिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कि अगर वो नहीं होता तो इन दैट केस हैवी लॉसेस जो है वो इनकर किए जा सकते थे या इनकर हो सकते थे उन लोगों के बीच में। तो नाउ दे वांट कि सर्टन माइनर चेंजेस जो है वो सरकार इसके अंदर करे एंड उसके बाद जो है वो काम किया जा सके इसके ऊपर। सो ऑल टुगेदर यहाँ पर यही बात हो रही है कि माइनर चेंजेस के साथ जो फंडामेंटल्स हैं उनको ऑल्टर किए बगैर नई नई चीज़ें जो है उनको लेकर आया जाएगा। एंड इसी पोर्टल को वापस से खोल के जो इन्वेस्टमेंट है विद रिस्पेक्ट टू द ईवी सेक्टर वो कराई जाएगी एंड ईवी की मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे करके इंडिया में शिफ्ट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। देन स्कीम्स एंड सोशल इश्यूज की जब हम बात कर रहे हैं तो आपकी कंसिडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ SPMEPC जो आपकी स्पेसिफिक स्कीम है। अब उसके अंदर पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4,150 करोड़ इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ द स्कीम। सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है, द स्कीम विल प्रमोट आवर नेशनल कमिटमेंट ऑफ अचीविंग नेट जीरो बाय 2050 विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन फॉर दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सरकार जरूर आपकी यहाँ पर हेल्प कर सकती है कि थोड़ी बहुत आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर दे, बट एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर अ सीरियस पर्सन टू बिकम अ कैंडिडेट जो कि अब क्या करेगा, अब ईवीज की प्रमोशन की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मिनिमम आपको 4150 करोड़ रुपीज तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। सेकेंडली आपकी जो स्टेटमेंट है यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट थी। मैंने आपको ये पहले भी चीज़ बोला है कि आप ग्लोबल प्लेजेस को अच्छे से याद रखना। अगर आपने ये स्टेटमेंट अच्छे से देखी है, पढ़ी है और आपने गलत अटेम्प्ट की है तो मैंने ग्लोबल प्लेजेस के बारे में टाइम एंड अगेन आपको चीज़ें बोली हैं, तो आपको ये याद करना चाहिए था कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस तक पहुंचने की बात कर रहे हैं जो कि पार्ट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट भी है। राइट, तो ये एक मेजर बात थी जो कि आप गलत कर सकते थे यहाँ पर। अगर आपने की है तो प्लीज़ इस चीज़ को वापस से रिविजिट कर लेना। ठीक है, कि नेट जीरो 2070 तक होने की यहाँ पर बात हो रही है। अप्रूव्ड एप्लीकेंट जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 4150 करोड़ इन लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ द स्कीम उनका बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया ओपन्स डोर्स फॉर ग्लोबल ईवी जायंट्स की बात हो रही है विद पोर्टल लॉन्च अंडर SPMEPCI। ठीक है, सिंपल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देन मिनिस्ट्री सिंप्लीफाइज रूल्स टू बूस्ट कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्विसेज। अब क्या है कि नए जो मैंडेटरी रूल्स हैं वो रिमूव करेंगे रिक्वायरमेंट फॉर क्लिनिकल स्पेक्युलर इक्विपमेंट इन कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स। तो अब क्या है कि जो स्पेक्युलर्स है या स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं कि किसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज अमेंडमेंट रूल्स 2025 के अंदर चेंज किया जा रहा है ताकि जो कॉर्निया डोनेशन है वो बढ़ सके लोगों के अंदर एंड ट्रांसप्लांट सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री वो थोड़ा सा इजी हो सके। ठीक है, तो अब जो इक्विपमेंट है या तो आप उसका प्राइस कम कर दो, ठीक है, या फिर आप दूसरी चीज ये कर सकते हो कि जो इक्विपमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट को ही हटा दो क्योंकि इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एंड ऑब्सोलीट है वो आजकल की जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, तो अब जो रूल्स है इनिशियली वो ये कहते थे कि जो क्लिनिकल स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप्स हैं उनका होना यहाँ पर जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो असेस करते थे कि हेल्थ क्या है कॉर्निया की एंड डेंसिटी ऑफ द कॉर्नियल एंडोथेलियल सेल्स जो है वो क्या है। ठीक है, कि इंटीरियर जो आपका कॉर्निया है उसके जो लाइनिंग है, उसकी जो लेयर्स हैं, उसके जो सेल्स हैं, उनकी एक्चुअली में कितनी डेंसिटी है, कितने अबंडेंस में है, आपकी कितनी विजन है, उसी के बेसिस पे या तो डोनेशन होगी या तो उसी के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आपको कॉर्निया की प्रॉब्लम आई में है या नहीं है ना। तो अब बट वो ऑब्सोलीट हो चुका है वो इक्विपमेंट, तो उसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं थी तो उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा, डोनेशन जो है कॉर्निया की थोड़ी सी बढ़ सकती है। ठीक है, कि जो लोग हैं आई प्रॉब्लम से रिलेटेड, यहीं पे डेटा आपको बताया गया है कि कॉर्निया से लेकर ही या कॉर्निया की वजह से ही ब्लाइंडनेस इंडिया के अंदर या ऑल टुगेदर वर्ल्ड के अंदर भी अगर हम देखें 1.2 मिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम दिस, क्योंकि कॉर्निया की डोनेशन टाइमली नहीं हो पाती एंड टोटल आई लॉस जो है वो हो जाता है या ब्लाइंडनेस की तरफ वो लीड करता है। तो इसी वजह से सरकार चाहती है कि डोनेशन लेवल थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाए। तो नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम एंड
जो उसके अलावा स्ट्रीमलाइन हमारे पास रूल्स हैं, स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स को भी और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए एंड नए सेंटर्स को भी सेटअप किया जा सके एंड ईज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस ईजिली पॉसिबल हो सके, पर्टिकुलरली फॉर द स्मॉलर आई सेंटर्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो वहाँ पे ऐसे आई सेंटर्स को बनाया जा सके ताकि जो अब प्रॉब्लम है रिलेटेड टू आईज वो ईजिली यहाँ पर सॉर्ट आउट की जा सके एंड लोगों को फ्रॉम अ गाँव और अ विलेज उठकर स्पेसिफिकली शहर के बीच में ना आना पड़े। ठीक है, तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी यहाँ पर भी। तो कॉर्नियल जो ट्रांसप्लांटेशन होती है एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो डैमेज या डिजीज पार्ट ऑफ द कॉर्निया होता है उसको रिप्लेस किया जाता है विद अ हेल्दी कॉर्निया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, विजन वापस से रिस्टोर हो जाती है। अब कॉर्निया होता क्या है, वो एक ट्रांसपेरेंट सा पार्ट जो आपको आई के आसपास दिखता है जिसके थ्रू लाइट पास होती है एंड आई का जो शेप है वो कॉर्निया की वजह से आता है, लेंस का जो शेप है वो कॉर्निया की वजह से आता है। तो उसके अंदर प्रॉब्लम या ओपेसिटी अब जब आपको आने लग जाती है तो विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइट इजीली प्रॉपरली नॉर्मल तरीके से एंटर नहीं कर पाती आपके आई के अंदर, राइट। तो इसी वजह से जो कॉर्निया है उसको रिप्लेस करने की बात की जाती है, तो ताकि जो इंजरी है उसको खत्म किया जा सके एंड जो ब्लाइंडनेस में ये तब्दील हो सकती थी उसे रोका जा सके एंड एज अ रिजल्ट आपकी आई जो है वो सेव हो सकती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि कॉर्निया डज नॉट कंटेन एनी ब्लड वेसल्स, अपने आप में एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये। ठीक है, सेकेंड है कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ प्राइमरली वाटर, यहाँ पे वाटर लिख लीजिए, एंड कोलाजन। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में ही एक्सट्रीम होने के बाद भी बिल्कुल करेक्ट है। जब मैंने आपको ये चीज बताई कि कॉर्निया जो है आपकी आई का स्पेसिफिकली जो ये आउटर मोस्ट पार्ट है, ये नजर आ रहा है आपको यहाँ पे मार्क किया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे ही आप सोचो कि कैसे ब्लड वेसल्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ इसका मेजरली काम क्या है कि अब वो प्रोटीन्स के थ्रू जब लाइट एंटर करती है उसमें से जो रिक्वायर्ड लाइट है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ एट द बैक एंड एक पर्दे पे, जैसे कि जब हम लेंस नहीं बनाते होते थे इवन की जो कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस के थ्रू आप जो फिजिक्स में पढ़ते होते थे, एट द एंड जो आपके पास एक स्क्रीन दी गई होती थी वहां पे या तो इन्वर्टेड इमेज आती थी, बड़ी आती थी, छोटी आती थी, सेम ही चीज है यहाँ पे आप कन्वेक्स लेंस की बात करोगे। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट यही है कॉर्निया का काम, जो लेंस वाला काम होता है कि अब लेंस से भी पहले एक प्रोटेक्टिव शील्ड वाला काम है कि जिसके थ्रू जो रिक्वायर्ड लाइट है सिर्फ वही पास हो सके, है ना। तो यहाँ पे अगर आप ब्लड वेसल्स दे दोगे तो आपकी जो आंख है वो काम कैसे ऑपरेट कैसे करेगी, उसका तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो तो हैम्पर नहीं हो जाएगी। यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो है आपकी रेटिना के साथ एट द बैक अगर आपके आई के लेंस के साथ है वहां पर दिखने को मिलती है। कॉर्निया तो एक तरह से सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है, या अगर आप देखोगे कि आपकी आंख में एकदम से छींटा पड़ जाता है या आंख में कुछ चला जाता है तो आंख से पानी आता है, वो कॉर्निया एक प्रोटेक्टिव लेयर या शील्ड की तरह काम कर रही है। ठीक है, अदरवाइज आंख बहुत इजीली डैमेज हो जाती है, बट कॉर्निया अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई है जिसकी रिक्वायरमेंट हमेशा से ही रहती है। सो इट डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ ब्लड वेसल एंड मेजरली इसके अंदर पानी का कंटेंट होता है। अगर आप देखो तो 78% के आसपास वाटर होता है, 76 to 78% वाटर होता है। बाकी जो है एक प्रोटीन जिसको हम कोलाजन बोलते हैं, लड़कियों के अंदर कोलाजन जो वर्ड है ना बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, क्योंकि अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जनरली कोलाजन को यूज़ किया जाता है, या कोलाजन जो है वो डेवलपमेंट की बात की जाती है बॉडी के अंदर या इनफैक्ट फेशियल जो रीजन्स के अंदर। तो कोलाजन जो है एक तरह का प्रोटीन है जो कि आंख में स्पेसिफिकली रेटिना के अंदर पाया जाता है अलॉन्ग विद वाटर। ठीक है, तो प्रोटीन और कोलाजन का मिक्सचर जो है वो आपकी रेटिना की जो मिडल लेयर है या जो सेकंड लेयर है उसके अंदर पाया जाता है। फर्स्ट जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर प्रोटेक्शन होती है एंड पासिंग ऑफ द लाइट होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन ए दिल्ली pollution crisis, CPCB fails to update data, air quality continues to be very poor. So basic idea behind that is कि एवरेज में मतलब हर जो दिन है 24 आवर्स की एवरेज या डेटा कलेक्शन के बाद CPCB जो डेली है उस डेटा को अपडेट करता है। कल और परसों के डेटा के अंदर अगर आप देखोगे CPCB ने जो रिलीज ही नहीं किया है उस डेटा को कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इन दिल्ली क्या है या कितना है। ठीक है, तो इस वजह से क्लियर पिक्चर तो नजर में नहीं आई एंड क्या ये ग्लिच है, क्या इसके पीछे का रीजन है, CPCB ने किसी को भी इन्फॉर्म यहाँ पर नहीं किया है। तो एक ही जो एक तरह से यहाँ पर क्वेश्चनिंग हो रही है AQI के ऊपर कि एक्चुअली में ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह प्रिवेल करता है।
ठीक है। इसी के बेसिस पे लोग ये चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कहाँ पे रहना चाहते हैं, उस जगह का AQI क्या है। अगर वो वहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं, अगर वो हजार्डस हो जाता है, दे माइट नीड टू रिलोकेट देयर टू अनदर प्लेस फॉर सम टाइम, है ना। बट अगर वही डेटा यहाँ पर पब्लिश नहीं हो रहा है, ग्लिचेस आ रहे हैं कि उसके पीछे का रीजन जो है वो अभी तक बताया नहीं गया है, बट उसके अकॉर्डिंगली अगर आप चलो तो अब एक तरह से फेलियर है ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी CPCB की है ना। अब ये जानबूझ के किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, नोबडी नोज अबाउट इट। बट जो आसपास के जो स्टेशंस हैं अपार्ट फ्रॉम CPCB के अलावा, अगर हम देखें दिल्ली रीजन के आसपास जो अब मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, उन्होंने ये चीज़ बोला NCR वाले रीजन के अंदर लास्ट ईयर से कम लेवल पे यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो AQI है लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें वो रिलेटिवली कम है यहाँ पर, ठीक है। एंड धीरे धीरे करके इसके ऊपर इंप्रूवमेंट हो सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। सिंपल सी बात आपको ये बताई गई है। देन क्वेश्चन में आपकी स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, द पोल्यूटेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग एज पर WHO, पोल्यूटेंट्स ऑफ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न इंक्लूड पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एज पर WHO आपको ये बताना है। सेकेंड, द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ एम्बिएंट एयर पोल्यूशन एंड हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद 7 million प्रीमेच्योर डेथ्स एनुअली। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर C, ठीक है। कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि WHO के अकॉर्डिंगली आप ये चीज़ को ध्यान में रखो कि कौन से जो हैजर्ड्स हैं या एयर पोल्यूशन में पोल्यूटेंट्स हैं जिनको वो काउंट करते हैं। स्पेसिफिकली पार्टिकुलेट मैटर 2.5 and 10, देन कार्बन मोनोक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड को वो इंक्लूड यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। देन आप देखा जा रहा है कि पोल्यूशन एंड हाउस होल्ड एयर की वजह से डेटा यही बोलता है WHO का कि 7 million डेथ्स प्रीमेच्योरली पूरे साल के अंदर देखने को मिलती हैं, राइट। तो अब ये करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर C इसका बन जाता है। WHO की गाइडलाइंस है कंबाइंड इफेक्ट्स जो है एम्बिएंट एयर पोल्यूशन का और हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन का, वो 7 million प्रीमेच्योर डेथ्स को कॉज करता है हर साल। देन आपकी न्यूज़ डिस्कस करते हैं। ई-कॉम साइट्स में हैव टू डिस्क्लोज कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ द गुड्स सोल्ड। तो अब यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने प्रपोज किया है एक मैंडेटरी चेंज इन द रूल्स। अब वो रूल्स जो है वो स्पेसिफिकली यही बोल रहे हैं कि सर्चेबल एंड सॉर्टेबल फिल्टर्स आप लगाएंगे अगर आप कोई भी ई-कॉम या ई-कॉमर्स साइट जैसे कि अमेजॉन वगैरह हैं उनके साथ अगर एसोसिएटेड है। तो अब ड्राफ्ट लीगल मीटरोलॉजी पैकेज कमोडिटी सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2025 में जो रूल 6 है उसका पार्ट जो सब रूल है वो 10 उसको अमेंड करके यहाँ पर प्लेस ऑफ ओरिजिन को ऐड किया जाएगा। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि आप एक फिल्टर लगा पाओ, इजीली सॉर्ट कर पाओ कि आप कौन से एरिया का जो गुड्स है या जो सर्विसेज है वो अगर आप परचेज करना चाह रहे हो या कमोडिटी है वो परचेज करना चाह रहे हो, एटलीस्ट आपको प्लेस ऑफ ओरिजिन उसका पता होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप इजीली फिल्टर आउट भी कर पाओगे कौन सा प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है, या वो कहाँ पे बना है। या इवन की जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की डायरेक्टली अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया डायरेक्टली वहाँ पर फिल्टरेबल जो जोन में आ जाएंगे, तो आप इंडियन प्रोडक्ट्स को भी बाय कर सकते हो। जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस यहाँ पे बात की जा रही है ना, कि अवेयरनेस को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा बात है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जो है कंज्यूमर को होनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि उनका जो प्रोडक्ट है वो मेक इन इंडिया है या वो डिफरेंट कंट्रीज़ में। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि जो कंपनी का ब्रांड है वो USA का ब्रांड है बट एक्चुअली में वो मेड इन बांग्लादेश ही होते हैं कपड़े, है ना। तो बहुत कॉमन सी बात है ये कि प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है एटलीस्ट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। एंड सरकार मेजरली ये क्यों कर रही है, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो एंड वोकल फॉर लोकल एंड आत्मनिर्भर भारत को आगे प्रमोट करने के लिए एंड कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए। देन इंडिया एलिट्स 197 सिटीजन रेस्क्यूड फ्रॉम साइबर क्राइम सेंटर्स इन साउथ म्यांमार। सो अब क्या रीजन है, हमें पता है कि म्यांमार की गवर्नमेंट है उन्होंने जो ड्राइव्स हैं उसको कंडक्ट किया था। उसके बेसिस पे क्या है कि साइबर क्राइम वाले रीजन में स्पेसिफिकली जो जहाँ पे म्यांमार वाले जो एरियाज हैं वहाँ पर इल्ज़ाम लगता जाता है कि सेंटर्स बने हुए हैं, साइबर क्राइम जो हो रहे हैं वो अब वहाँ पर ही हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है उन्होंने बोला कि हम इस धब्बे को हटाना चाहते हैं म्यांमार से। तो अब जो जितने भी रीजन्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे कि जहाँ पर ऐसे फेक साइबर क्राइम सेल्स बने हुए हैं, ठीक है, या जो साइबर क्राइम से रिलेटेड ऑफिसेज बने हुए हैं उनको हटाया जा सके। तो अब एक ड्राइव जो है उसके 2 या 3 राउंड जो है म्यांमार की गवर्नमेंट ने शुरू किए थे, तो लोग वहाँ से भाग गए थे। तो वहाँ पर कुछ इंडियन लोग भी हैं वो काम करते थे। एंड जस्ट बिकॉज ये ड्राइव जो कंडक्ट हुई नॉट ओनली फॉर साइबर क्राइम्स या साइबर क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बट ऑल्सो फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो कि डार्क वेब का एक पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूट भी करता है ना। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने ऐसे 197 इंडियन नेशनल्स को जो कि आइदर साइबर यूनिट्स में वहाँ पर काम करते थे या फिर जो अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विक्टिम है उनको आइडेंटिफाई किया गया है। उनको इंडिया एयरलिफ्ट करके लेकर आया जाना है,
ठीक है। तो म्यांमार की गवर्नमेंट को ने स्पेसिफिकली इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज़ के बारे में बताया। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बिन थैंकफुल टू देम एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट अब एयरलिफ्ट किया जाएगा उन 197 सिटीजन्स को जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, दैट इज इंडियन सिटीजन्स, राइट। तो सिंपल आपकी ये न्यूज़ थी। देन इंडिया एंड वियतनाम मूव टू स्ट्रेंथन डिफेंस टाइज। तो यहाँ पर 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग जो है मंडे को कल हुआ हानोई के अंदर, ठीक है, वियतनाम के अंदर ही। तो उन्होंने स्पेसिफिकली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है एंड क्या क्या डिफेंस टाइज आगे आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्या आपस में बातचीत होगी, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताती रहूंगी। तो डिफेंस पार्टनरशिप जो है इट इज़ अ की पिलर फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम, प्रेस स्टेटमेंट ने ये चीज़ को स्पेसिफाई किया है। देन गुजरात के जो सीएम है उन्होंने वेबसाइट फॉर डिजिटल सेंसस लॉन्च की है। अब वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगी, गुजरात में होगी, डिजिटल सेंसस कंडक्ट कराने में दमन एंड दीव में भी, देन दादरा एंड नगर हवेली अलॉन्ग विद गुजरात तो है ही है। तो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट होगा, सिंपल लैंग्वेज के अंदर एक्सेस टू यूजर्स है एंड उन्होंने बोला कि 2027 के अंदर जो अब सेंसस है उसको कंडक्ट कराया जाएगा एक डिजिटल प्रोसेस के थ्रू, जहाँ पे जो सिटीजन है अपने डेटा को ऑनलाइन तरीके से सबमिट कर पाएंगे। सो अब गुजरात सीएम जो है उन्होंने अब वेबसाइट फॉर डिजिटल सेंसस लॉन्च की है, बट सेंट्रल लेवल पे अगर हम देखें तो 2-3 दिन पहले हमने यही चीज़ को ऑलरेडी डिस्कस किया था, राइट। देन अब हम हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन की बात करते हैं कैपिटल में, यानी कि न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में भी क्या, ओल्ड दिल्ली वाले रीजन के अंदर स्पेसिफिकली रेड फोर्ट वाला जो गेट है उसका गेट नंबर 1 के सामने दैट हैज़ ऑलमोस्ट किल्ड 9 पीपल। तो अब क्या हो रहा था कि एक ई इको की बात हो रही थी, ठीक है, कि वो बहुत स्लो मूविंग व्हीकल है, वो पास हो रहा था गेट नंबर 1 के आगे से, क्योंकि वहाँ पर जो रश है या ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा होता है। ओल्ड दिल्ली 6 का पार्ट है हमारा गेट नंबर 1 जहाँ पे मुझे पता है, ठीक है। सो उसके अलावा वहाँ पर वो स्लो मूविंग ट्रैफिक के अंदर आगे चल रहे थे एंड एकदम से उसके अंदर एक्सप्लोजन होता है विच हैज़ टेकन द लाइव्स ऑफ मेनी पीपल, 9 पीपल एटलीस्ट, जो हमें पता है, गवर्नमेंट डेटा जो हमें बता रहा है। एंड इसके पीछे का रीज़न अभी डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं हो पाया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। एंड एनएसजी जो कल हमने डिस्कस किया था उनका रोल फिर से पिक्चर में आ जाता है, तो एक बार गो थ्रू दैट थिंग एज वेल ऑट ऑल। कोई भी नई भी इन्फॉर्मेशन उस चीज़ को लेकर आती है मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। एंड अगेन जो डाउट्स हैं आप क्यों वहाँ पर नहीं बता रहे हो कि क्या आपको इशू है, मैंने आपको ये बोला था कि न्यूज़पेपर से हट के भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन वेरी वेल कम टू अस एंड वी कैन डिस्कस इट ओपन, है ना, कि ओवरऑल हम डिस्कस कर सकते हैं, ओपनली इसको डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी डाउट आपको वैसे भी होता है फैकल्टी के साथ हम इन कनेक्शन है, उनके थ्रू ही हम यहाँ पर डाउट्स को आपको रेजोल्यूशन दे सकते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो व्हाई नॉट टेक इट, है ना। तो उस चीज़ के बेसिस पे आई होप कि आप उस चीज़ विजिट कर सकते हो। एंड मेजरली जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको वैसे भी कोई इशू आता है या इनकेस मुझे भी कभी कुछ पूछना होता है मैं आपको पूछ लेती हूँ। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। एंड जो बैचेज हैं वो 2026-2027 के वो अभी अवेलेबल हैं, आप इनरोल कर सकते हो इन द बैच, राइट। तो कोई भी एक्टिव कूपन कोड अगर आप लगाते हो तो अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंट मिल जाता है। बट वेराज अगर आप 15% डिस्काउंट अवेल करना चाहते हो डायरेक्टली तो न्यूज़ करके जो कोड है अगर आप उसको यूज़ करते हो आपको दे दिया जाएगा। तो 1800-890-3043 इज़ आवर टोल नंबर, sleepy.class@gmail.com पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके पास अवेलेबल है। यूपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है जहाँ पे आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो रही है, यानी कि फ्रॉम द बेसिक्स आपके नेक्स्ट ईयर तक जब पेपर होगा बेसिक्स से लेके सब कुछ आपका ऑलरेडी क्लियर यहाँ पर हो चुका होगा, ठीक है। तो होप टू सी यू ऑन द अदर साइड। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।